पिता ने मुझे यही कहा हमेशा कि खाना इतना आना चाहिए कि भूखी ना मरो, सफाई इतनी आनी चाहिए कि गंदगी में ना रहो। तो ये ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आपको आनी चाहिए जो ताकि आप सरवाइव कर सको। पापा ने कहा उतना ही सीखो, उसके बाद अगर सीखना है तो उस पर डालो जिसमें रुचि है। खाने बनाने में रुचि है तब सीखो, हाँ। रुचि नहीं है तो समय नष्ट मत करो, काम पे लगो अपने। तो मुझे उतना ही आता है कि मैं बस अपना पेट भर सकूं, तो बस दैट्स इट। जैसे हमारी टीम में जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो घर में लड़का लड़की हो तो उनको कुकिंग इसलिए सिखाइए क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग स्किल, ये नहीं कि कल को एक तो पराया घर हमको नहीं समझ में आता है। ये सुने इस तरह की बातें? बिल्कुल, बस ये मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं सुनी ये चीजें। रिश्तेदार बहुत सबसे है, पराए खतरनाक घर जाना प्रजाति। है, और सबसे क्या ऐसे सासू से बात, एंड हमने कहा अचानक से सासू कहाँ से आ गई हम नॉर्मल बात करें, ऐसे ससुराल में करेगी, ऐसे वहां करेगी, कैसे करेगी, क्या किस चीज पे टोकते हैं? तो जैसे मेरी हरकतें, अभी भी मेरा बचपना गया नहीं है, तो उनको मुझे देखकर, मेरे पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है, उन्हें देखकर लगता है कि अभी भी हमें लग नहीं रहा ये शादी लायक है कि जाके किसी घर को किस संभाल। चीज को वो बचपना करार देते हैं? आप बैठी हैं मम्मी से अपनी चंपी करवा रही हैं, हाँ, आपको बहुत पसंद है। बहुत मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि और ये शर्त मेरी तरफ से, मैं किसी और पे इसकी जिम्मेदारी नहीं थोपती कि वो इंसान वैसा करेगा, कि मेरी जहाँ भी शादी होगी उसका बगल वाला घर मैं खरीदूंगी मेरे माँ बाप के लिए, कि मुझे आदत नहीं है उनसे दूर रहने की और मैं उनसे दूर नहीं रहूँगी। तो ये चीज़ है कि मैं अभी भी करूँगी, तो मुझे पेरेंट्स के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, और वो भी ये चीज़ को समझ चुके हैं अब। लेकिन बाहर वाले होता है ना कि जब आप, और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे, जब हम डिबेट करते, क्योंकि आपका काम है बात करने का, तो मेरा आज भी रूटीन है कि हम जब घर पे होते हैं तो अगर 4 दिन भी है तो 4 दिन में 1 दिन हमारा डिबेट का दिन है, और हम चारों बैठेंगे, उस वक्त हम भूल जाएंगे हमारा क्या रिश्ता है। तब आप, क्योंकि आप वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि मम्मी से ऐसे बात करते हैं क्या पापा से वो 1-2 घंटे कौन मम्मी पापा, कौन भाई बहन, भूल जाइए। हाँ। एक टॉपिक उठाते हैं। जैसे लास्ट डिबेट किस पे हुई? लास्ट डिबेट हमारी इसी पे एक्चुअली हुई थी कि शादी के बाद लड़कियां ही क्यों दूसरे घर जाती है। हाँ, बिल्कुल तो जेन्युइन मेरा सवाल है। एक वो था, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, और इसमें मैं एक तरफ लड़कों की साइड भी बोलती हूँ कि लड़कियों का पलड़ा हमेशा भारी होता है हर झगड़े में, कि मैं तो घर छोड़ के आई हूँ, मैं तो सबको छोड़ के आई हूँ। तो यहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं हुई ना कि उस झगड़े में ये बात ऊपर आ रही है। तो मैंने पापा से कहा कि देखो, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप शादी में इतना खर्चा, या जिसको दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, दहेज में आप इतना पैसा दे रहे हैं, जो इन टोटली गलत चीज़ें हैं। इससे बेटर है कि लड़का भी अपना घर छोड़ेगा, लड़की भी अपना घर छोड़ेगी, और एक नया घर बसाएंगे। फिर दोनों इक्वली अपने माँ बाप का भी ध्यान रख रहे हैं। कुछ दुष्ट रिश्तेदार कह देंगे हाय हाय, इसने तो आने से पहले ही लड़के का घर छुड़वा दिया, तो आने से पहले आपने भी तो मेरा घर छुड़ा दिया ये तो सेम ही बात है। बिल्कुल। और इसमें हर चीज में है। आप रिसेंटली, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि, और मुझे इतना शौक हुआ था इस बात को सुन के, कि जो लड़की शादी के बाद भी अपने माँ बाप से ट्यूशन लेती है, वो तलाक की डिग्री लेकर ही आएगी। मतलब कि शादी के बाद माँ बाप से बात करना कम कर दीजिए। फिर किससे बात करें? आप, वो कहेंगे कि आपका घर हो गया ना, यहाँ आपका परिवार है, सब है, आप उनको छोड़िए अब। पर दोनों नहीं हो सकते, ये मेरा नया ये उनको कौन समझाए कि आप मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए समझाने की बात अलग है, आप मानसिकता सोचिए। जिसके साथ मैंने 25-26 साल बिताए हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, जिनको भगवान का दर्जा देते हैं, जो आपको अपनी ज़िंदगी जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, वो खुद कैसे रह रहे हैं आपको पता नहीं है। आप कैसे ये बात बोल भी सकते हैं कि बात बंद कर दो? कैसे हो सकता है? आप, ये दिमाग में कैसे आ रहा है कि कोई अपने माँ बाप से रिश्ता छोड़ देगा? कि अब इतना मोह किस बात का है? हो गया ना शादी, अलग हो गए ना, अब छोड़ दो। तो ये थॉट मुझे अच्छा नहीं लगता। और सोचिए, ये इतना हमारे माइंडसेट में बंधा हुआ है कि जब हम ये डिबेट कर रहे थे तो शायद लड़की के माँ बाप अपने बारे में सोचना भूल चुके हैं। तो मेरे पापा मुझसे कहते, पर बेटा, जब तुम अलग रहने की बात कर रहे हो तो जो लड़का है उसके पेरेंट्स बीमार पड़ेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? एंड मैंने बोला, पापा बीमार तो आप भी पड़ेंगे। और उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि वो सोच भी नहीं रहे कि उनके साथ भी चीजें होंगी, उनका ध्यान कौन रखेगा? जब वो बीमार पड़ेंगे तो कौन है उनके पास?
जब उनको किसी की ज़रूरत होगी तो कौन होगा उनके पास? वो 2 अकेले ही घर में घूम रहे होंगे, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं। दोनों की अगर आप शादी कर देते हैं तो यानी हम ऐसे माइंडसेट के साथ बढ़ते गए कि लड़कियों के माँ बाप मान चुके कि हमको तो ऐसे ही रहना है, हमारी तो लाइफ ही ऐसी है, कि लड़की के माँ बाप भी ये सोच रहे लड़के के माँ बाप कैसे रहेंगे, वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। तो मुझे ये था, हमने उस दिन ये बात की थी कि ये मुझे ऐसा लगता है अगर हो गया तो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि दोनों इक्वली आ रहे हैं, कि उसने भी अपना परिवार छोड़ा, इसने भी अपना परिवार छोड़ा, एक नया घर बसा रहे हैं, और अब दोनों की जिम्मेदारी अपने अपने परिवार का ध्यान रखना। थोड़ा सा करेक्शन है, दोनों की जिम्मेदारी है अपने दोनों परिवारों का ख्याल रखने की, क्योंकि अपने में तो अब दोनों परिवार आ गए ना। देखिए इसमें क्या है यदि ना, मैं किसी अपने स्त्री से विवाह कर रहा हूँ, हाँ जैसे जी। मैं और मेरी पत्नी गुंजन, तो जो गुंजन के माता पिता हैं वो गुंजन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, पर मेरे भी तो अब वो अर्जित माता पिता हो गए ना जी, सप्तपदी के बाद, तो उनकी चिंता सिर्फ गुंजन क्यों करेगी? नहीं, मैं उस तरीके की चिंता नहीं, पर जैसे हम फाइनेंशियली की बात करते हैं तो वो मिक्सचर बहुत ज़्यादा होगा कि आप यहाँ कितना वहाँ कितना, तो उस तरीके से आप अपने अपने घर का ध्यान रखिए। जब दिक्कत होती है ऑब्वियसली आप एक दूसरे को बोलते ही है कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो रही है, तुम थोड़ा, पर जब हम कहते हैं ना कि आप लॉजिकली प्रैक्टिकली जब हर चीज़ करते हैं तो एक शेड्यूल रूटीन बनाते हैं जो सेट है कि भाई चलो ये अकाउंट है, इससे इसका ध्यान रखा जा रहा है, वो है वो उसका ध्यान रखा जा हाँ, रहा वो है। अपनी आपकी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि वो चीज़ आप ध्यान रख लो कि हाँ इसकी जिम्मेदारी मेरी, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, इमोशनली जिम्मेदारी दोनों की ही है, क्योंकि दोनों के लिए ही माँ बाप है, वो भी मेरे माँ बाप है, ये भी आपके माँ बाप है, वो हो गया। पर आपको एक पैटर्न तो सेट करना पड़ेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसमें मैं दूसरी क्वालिटी की भी बात करती हूँ कि आज क्यों है कि हर माँ बाप को एक लड़के की ख्वाहिश होती है। रीज़न भी है ना कि आज जब लड़की चली जाती है, अगर वो इंडिपेंडेंट भी है तो क्या पता कईयों का है कि उनका इनकम भी वहीं जा रहा है, क्योंकि उनको है कि मेरा भाई तो ध्यान रख रहा है, पर फैमिली तो भाई की भी है, पत्नी बच्चे हैं उसके, लेकिन वो अपने इनकम से पत्नी बच्चे का भी ध्यान रख रहा है, अपने माँ बाप का भी ध्यान रख रहा है। तब मैं एज अ गर्ल इक्वालिटी की बात कैसे कर सकती हूँ अगर मैं अपने इनकम में से अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं सोचूं यहाँ मेरा परिवार है तो मैं तो पूर्ण रूप से यहाँ हूँ, वहाँ भाई ध्यान रख रहा है, पर भाई भी तो दोनों का रख ही रहा है ना। मेरी अकेली की तो शादी नहीं हुई है, भाई की भी शादी हुई है। तो इक्वालिटी की बात तभी आएगी जब लड़कियां ये पूरी जिम्मेदारियां निभाएगी अच्छे से, जो कर सकती है। कईयों को तो मौका ही नहीं देते कि आप उनको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देते, सिर्फ इतना ध्यान रखते कि शादी बड़े घर में होना चाहिए, फिर तो कमी किस चीज़ की है। पर ये गलत सोच है कि अगर आप बड़े घर में दे दो तो वो सुखी रहेगी, क्योंकि एक बहुत सुंदर रामायण से ही उदाहरण है कि राजा जनक ने भी अपनी बेटी के लिए तो राजघराना ही चुना था, राज परिवार था, पर उनका आधे से ज़्यादा जिंदगी तो वनवास में गई, उस महलों में तो वो रही नहीं, लेकिन उन्होंने काबिल इतना बनाया कि वो वनवास में भी अच्छे से उन्होंने अपना ज़िंदगी निकाल ली। तो आप बेटियों को काबिल बनाइए, ये मत सोचिए कि परिवार बड़ा है तो वो सुखी रहेगी, ये गारंटी किसी ने नहीं ली है। कई महलों में भी बेटियां रो रही है और कई नॉर्मल घरों में भी बेटियां बहुत खुश है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैं एक शादी में शामिल होने के लिए रायपुर गया, तो बहुत सारे लोग, चूँकि ललन टॉप देखते हैं तो बहुत सारे लोग मिलने आए, तो मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था और मैं कनखियों से देख रहा था कि एक लड़का और लड़की जो प्रकट रूप से लग रहा था कि पार्टनर होंगे, गोलगप्पे खा रहे थे, आपके फेवरेट, और लड़की के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि पानी कुछ ठीक नहीं है। तो बाद में सब फ़ोटो खिंचवाने आए तो वो दोनों भी आए, तो मैंने पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बहन पानी ठीक नहीं था क्या? तो हंसने लगे दोनों। फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई। लड़की राजनांदगांव के पास डूंगर गांव है, वहाँ के एक बड़े संपन्न परिवार से आती है, लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, दोनों की जातियाँ अलग अलग हैं और दोनों में बड़ा प्रेम। लड़की ने सीए की पढ़ाई की, लड़का है अकाउंट्स ऑफिसर, और उसने घर वालों को बताया, सबको बताया, सब रिश्तेदारों को जा के ये लड़का है, नौकरी करता है, कविताएं रचता है, अच्छा लड़का, आप मिल लो। सब अपनी जाति के और पैसे के गर्व में कि अरे मैं जाता हूँ तो उनके पिताजी सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया, इंतज़ार करते रहे। एक रोज़ लड़की की नानी ने पूछा कि बेटा तुम इतनी दुखी रहती हो, 30-31 की हो, शादी क्यों नहीं कर, सही सही बताना।
लड़की की माँ बचपन में गुजर गई थी, तो उसने बता दिया। तो लड़की की नानी ने उसको हिम्मत दी, बोले ये सब कहते रहेंगे, तुम कर लो। तो जो पिता धमकी दे रहे हैं कि अगर करेंगे तो बस हम कोर्ट तक आएंगे और उसके बाद नाता खत्म। उन्होंने शादी कर ली, दोनों खूब खुश हैं, पर उसको लड़की को इतना दुख है, पूरा परिवार छूट गया। तो ये जो जाति का आचार, दम्भ का आचार, पैसे का कि साहब वो उतना नहीं कमाता, वो खुश है। वो दोनों ऐसे छौने से लग रहे थे, जैसे आप कल्पना करते हो ना कि शिव पार्वती कैसे मगन होंगे, एक राजा की पुत्री और एक ऐसा मलंग आदमी, पर खुश है ना। तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि अगर बच्चे काबिल है, आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा व्यवहार उनका कराया है, वो जहाँ रहेंगे वो खुश रहेंगे। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वही है कि आप सोने का महल भी दे दो, वो उसमें भी दुखी ही रहेंगे। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बीइंग अ गर्ल के। और मैं कहती हूँ जब आप बच्ची को काबिल बनाते हो ना, तो वो एक्चुअली रिश्तों में प्यार सम्मान देखती है। नहीं तो फिर वो बाकी चीज़ें भी देखेगी कि जब वो खुद काबिल नहीं है तो उसको ऐसा लग रहा नहीं भाई घर ठीक होना चाहिए, वरना मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कुछ है नहीं, खाना अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। पर अभी उसको लग रहा नहीं मैं काबिल हूँ, तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार दे सके, जो मुझे सम्मान दे सके, जो मुझे समझ सके। और यही एंड में चीज़ें रह जाती है, बाकी सब तो कुछ दिनों का दिखावा है। अब चाहे वो पैसा है, चाहे वो सुंदरता है, कुछ दिन आपको बहुत ये अट्रैक्शन देता है ये चीज़, बाकी सब खत्म हो जाता है। फिर माइंडसेट, व्यवहार, विचार, संस्कार, इन्हीं चीज़ों से प्यार होता है। सच्चित आनंद। तो यही चीज़ है, आप किसी के लिए बोले वो आपको कैसा लगता है, तो आप कभी बोलते हैं कि उसके पास पैसा बहुत है, पावर बहुत है इसलिए पसंद आया? कोई नहीं बोलता। वो अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझता है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत यही कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये चीज़ आप देख नहीं रहे हो, और फिर आप एंड में बोल रहे हो कि चीज़ें खराब हो गई, क्योंकि आपने ये तो देखा ही नहीं ना। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिश्ता यही आगे लेकर जाएगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरी सम्मान। और इसीलिए मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूँ, ट्यूजडेज विद मौरी, बहुत मशहूर किताब है। उसमें एक प्रोफेसर साहब हैं जो अपने डेथ बेड पे हैं और अपने पुराने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तो उसमें वो एक लाइन कोट करते हैं, लव इज़ द मोस्ट रैशनल एक्ट। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि प्रेम सबसे ज़्यादा तार्किक काम है, तब आप उसके साथ की जिम्मेदारियों पे बात कर रहे हो ना, कि आत्मसम्मान, सुरक्षा, बराबरी, साहस, डिग्निटी। हम और आप इस बात पे सहमत हैं जया कि हमें अपने बेटों को बेटियों को खूब सारे स्किल सेट सिखाने चाहिए,